हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका हमेशा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से देखेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य है कि विश्व मानचित्र में या ग्लोब में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ पर है, कैसी है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रदेशों का प्राकृतिक विभाजन यानी भौगोलिक संरचनाओं से नदी, पर्वत, पहाड़ या पठार आदि से छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार विभाजित है, इसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और उसकी जो देशांतर स्थिति है वो 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°25' पूर्वी देशांतर के बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए, भूगोल की कक्षा यदि हमने पढ़ी है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो मॉडल होता है, पृथ्वी का जो एक मॉडल यानी कि उसका एक प्रतिरूप होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब जो है इस प्रकार से अपनी धुरी पर 23.5° झुका हुआ रहता है। इसमें इस तरफ जो ध्रुव होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दूसरी तरफ जो होता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो एक ऐसी रेखा की कल्पना की जाए जो इसे 2 बराबर अर्धांशों में बांट देगी। ये पूरा गोल है, समझिए, उस तरफ भी। तो ये एक काल्पनिक रेखा, एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज या आड़ी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांट देगी। गोलार्ध मतलब गोला का आधा। तो एक तरफ जो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो बीचों बीच खींची इस आड़ी रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और इस प्रकार और जो आड़ी रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, ये हैं वास्तव में काल्पनिक, यानी पृथ्वी पर ये वास्तव में कहीं पर खींची नहीं हुई हो, परंतु पृथ्वी को भूगोल को हम पढ़ने के लिए उसका एक मॉडल ले लेते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ये मान के चलिए ये काल्पनिक रेखाएं जो इस पर आड़ी खींची हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आड़ी जो रेखा है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। और इसी प्रकार कुछ रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी खींची होती हैं, इनसे ठीक 90° पर, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर। इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड और इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जो भूमध्य रेखा होती है वो 0 अंश पे होती है। और उसी तरीके से एक लाइन जो खड़ी रेखा होगी जिसे 0° लिया जाएगा, तो अगर वो कोई लाइन है, मान लीजिए ये 0° है, तो वो 0° वाले खड़ी लाइन को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे वर्ल्ड का जो समय है वो प्रारंभ होता है, मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 0°। भारत का जो मानक समय है वो 22.5°, माफ करिएगा 82.5° जो है देशांतर है। ये जो है भारत का मानक समय। और जीएमटी जो है ये विश्व का मानक समय है। तो अभी 0° देशांतर हो गया, 0° अक्षांश हो गया, भूमध्य रेखा। 23.5° उत्तर की तरफ जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5° साउथ पोल की तरफ या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। ऐसी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और ऐसी बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती हैं। अब कहीं पे भी कोई भूभाग है, इस पृथ्वी में कहीं पे भी कोई भूभाग है, तो उसकी स्थिति को हम
अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के अंश के हिसाब से दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो वैसे ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जो है 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इधर कहीं पे होगा। 23 पे कर्क रेखा है, 23 पे कर्क रेखा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 17 से 24 के बीच में है, 17 से 24 के बीच में, यानी कि कर्क रेखा इसमें से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा, 17 से 24 के बीच में कहीं पर छत्तीसगढ़ है तो वो जो है कर्क रेखा इसमें से होकर गुजरेगी। दूसरा 80 से 84 पूर्वी देशांतर, 80 से 84 पूर्वी देशांतर पर है, और 22.5 जो है वो भारत का मानक समय है, यानी कि भारत का मानक समय भी इसके बीच से होकर गुजरेगा। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 80-15 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। इसका मतलब समझिए, अगर ग्लोब में छत्तीसगढ़ है तो इसका जो सबसे अगर ग्लोब में छत्तीसगढ़ है तो इसका जो सबसे उत्तरी भाग होगा, सबसे उत्तरी भाग जो होगा वहां से 24 डिग्री 5 मिनट जो है गुजर रही होगी इधर कहीं से, और 1746 इधर कहीं से गुजर रही होगी जो सबसे दक्षिणी भाग है वो, और 80-15 पूर्वी देशांतर, मतलब जो सबसे पूर्वी भाग है, सबसे जो पूर्वी भाग है जसपुर, वहां कहीं से जो है देशांतर रेखा 84-25 गुजर रही होगी, और उस ये इधर जो है जो सबसे छत्तीसगढ़ के लिए जो पश्चिमी भाग है, यानी इधर जो हमारा बीजापुर है उसका जो बॉर्डर है वो 80-15 पूर्वी देशांतर वाली लाइन से गुजर रही होगी। तो इसका यही मतलब है। ये तो हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति की बात। अब जैसा हमने देखा कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, माफ करिएगा, भारत का मानक समय इसमें से होके गुजर रहा है। तो ये 1746 और ये 24.5, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 जो कर्क रेखा है यहाँ कहीं से गुजरेगी, और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है हमने देखा था वो जो है भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, वो यहाँ कहीं बीचों बीच गुजरेगी। हमको ये याद रखना है कि जो कर्क रेखा जाती है वो कौन कौन से जिलों से होकर जाती है, और जो भारत का मानक समय है वो कौन कौन से जिलों से होकर जाती है, और किस जिले में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ के। कौन कौन से? कोरिया, फिर सूरजपुर, और उसके बाद बलरामपुर। इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और जो भारतीय मानक समय है, यानी जो कि 82.5 डिग्री है, वो गुजरती है 7 जिलों से। ये ध्यान दीजिएगा, ये कितने जिले? 3 जिले, और ये गुजरती है 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले वो होते हैं? वो होता है बलरामपुर के ठीक नीचे वो सरगुजा से होके गुजरता है, उसके नीचे वो कोरबा से होके गुजरता है, फिर
जांजगीर चांपा से होके गुजरता है, फिर बलौदा बाजार से, और उसके बीच महासमुंद से। बलरामपुर और सरगुजा के बीच जो है वो सूरजपुर, तो इस प्रकार होकर बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, इन 7 जिलों से होकर वो गुजरती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो क्रॉस होता है कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय जहाँ पे क्रॉस होती हैं वो जिला पड़ता है सूरजपुर में। सूरजपुर जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। पड़ोसी ये जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से 7 राज्य देख लीजिए। ये जो राज्य है, ये जो राज्य की सीमा है वो उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं वो झारखंड का है। उसके बाद जो देख रहे हैं वो उड़ीसा का क्षेत्र है। राइट साइड इधर फिर भारत का कोस्टल एरिया आ जाता है। ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये एरिया है तेलंगाना का। ये है महाराष्ट्र का और ये है मध्य प्रदेश का। तो इन 7 राज्यों से जो है घिरा हुआ है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखनी है। और क्या क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसका जो आकार है, अब ध्यान से देखिए, ये समुद्री घोड़े की तरह है। इसकी जो आकृति है वो समुद्री घोड़े की जैसी है, समुद्री घोड़े या हिप्पोकैम्पस जैसी। फिर छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये किसी भी क्षेत्र में जो है इसका बॉर्डर कहीं पर भी जो है समुद्र को टच नहीं करता, सभी और ये भूखंड से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के जो हैं, अगर बॉर्डर पे हम देखें जो अलग अलग राज्यों से लगे हुए हैं, टोटल 18 जिले जो हैं, 18 जिले अंतर्राज्यीय सीमा में हैं, अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं 8 जिले, जो सबसे ज़्यादा 8 जिले हैं वो उड़ीसा की सीमा से लगे हुए हैं। उड़ीसा से, उसके बाद 7 जिले जो हैं वो एमपी से लगे हुए हैं। वो जिला जो किसी राज्य के साथ सबसे ज़्यादा दूरी कवर करता है, यानी कि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है, अंतर्राज्यीय सीमा, ये यहाँ पर है बलरामपुर जिला, उसकी है, बलरामपुर जिले की।
और सबसे कम जो है वो है धमतरी की। तो जब हम उसकी अक्षांतर और देशांतर स्थिति हम लोग देख रहे थे, तो किसी भी राज्य का या फिर किसी भी भूखंड का जो लंबाई चौड़ाई नापा जाता है वो अक्षांतर देशांतर की स्थिति के आधार पर ही नापा जाता है। तो जब हम बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है या इस स्थिति में चौड़ाई है वो है 435 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बीच में कहीं पे भी नाप रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ से होकर जो देशांतर रेखा गई होगी और सबसे पूर्वी क्षेत्र से जो देशांतर रेखा गई होगी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसे हम चौड़ाई कह रहे हैं, तो ये एक प्रकार से देशांतर चौड़ाई है। ये 435 किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो है 700 किलोमीटर। ये अक्षांश वाली लंबाई है, यानी कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र से, सबसे दक्षिणी क्षेत्र से जो अक्षांश रेखा गई होगी और सबसे उत्तरी क्षेत्र से जो अक्षांश रेखा गई होगी उनके बीच की दूरी है। तो लगे हाथ तो ये भी देख लेते हैं कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो जो पश्चिमी जिला है छत्तीसगढ़ का सबसे, वो है यहाँ पर बीजापुर। सबसे पूर्वी जो है वो है जशपुर। सबसे उत्तरी जो है वो है बलरामपुर। और सबसे दक्षिणी जो है वो है सुकमा। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का भौगोलिक विभाजन या फिर प्राकृतिक विभाजन। भौगोलिक या फिर प्राकृतिक, इसका क्या मतलब है कि जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार है, पाट हैं, या प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं जैसे नदी वगैरह हैं, उनके द्वारा, उनके होने के कारण जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेशों को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे 4 क्षेत्र हैं, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को। पहला जो है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, या इसी को जो है सरगुजा बेसिन कह रहे हैं हम, सरगुजा बेसिन, ये पहला एरिया। दूसरा जो है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये वो एरिया है। ऐसा स्पष्ट विभाजन नहीं है लाइन के द्वारा, बस मोटा मोटी विभाजन लिया हुआ है मैंने अपनी जानकारी के लिए। तीसरा जो है महानदी बेसिन, या इसी को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। ये एरिया। और चौथा जो है वो बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार। प्राचीन काल में बस्तर को जो है दंडकारण्य कहा जाता था, दंडक आरण्य, इसलिए बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार। जैसा हम देख रहे हैं पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है या सरगुजा बेसिन है,
ये एरिया जो है 4 जिलों को मिलाकर बना है। 4 जिले इसमें शामिल हैं। इधर से हम जाएंगे तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और उसके बाद बलरामपुर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है उसमें 3 जिले शामिल हैं। जसपुर है, जसपुर, फिर सरगुजा और बलरामपुर का जो पाट एरिया है वो महानदी बेसिन में, ज़्यादातर जिले जो आते हैं वो महानदी बेसिन में या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आते हैं। तो यहाँ जो है 16 जिले शामिल हैं। पहले 15 जिले होते थे, पर गोरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद जो है 16 जिले इसमें शामिल हैं। और उसके बाद बस्तर का पठार, इसमें जो है 7 जिले शामिल हैं। तो इस प्रकार 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में जो है छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। ये जो एरिया है पूरे छत्तीसगढ़ के एरिया का लगभग 16% क्षेत्रफल जो है कवर करता है। ये जो एरिया है ये लगभग 4.5% का एरिया कवर करता है। सबसे बड़ा जो एरिया है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान है, लगभग 50% का एरिया जो है कवर करता है ये। और बचा हुआ 29% के आसपास का एरिया जो है बस्तर का पठार कवर करता है। लगभग सारे भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन जो है हम ऐसे ही कुछ बिंदुओं से करेंगे, जैसे भूगर्भिक बनावट, यानी वो किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, फिर उसकी औसत ऊंचाई यानी समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, कौन से नदी का अपवाह तंत्र वहाँ पे चलता है या कौन से अपवाह तंत्र में वो शामिल है, वहाँ की नदियाँ, प्रमुख खनिज वहाँ पे कौन कौन से हैं, मिट्टी कैसी हैं, वहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वार्षिक वर्षा जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है, और वो जिन प्राकृतिक संरचनाओं से बनी हुई है, जैसे वो पहाड़ी हो सकते हैं या पठार हो सकते हैं या पाट हो सकते हैं, तो उन सारे क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो जो पूर्वी पघेलखंड का पठार या फिर सरगुजा बेसिन है वो उसकी भूगर्भिक बनावट बनी हुई है गोंडवाना शैलों से। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। गोंडवाना शैल से मिलके बने हुए हैं। गोंडवाना शैल प्रसिद्ध हैं कोयले जो खनिज पाए जाते हैं उनके लिए। तो औसत ऊंचाई जो है इस क्षेत्र की समुद्र से वो 300 से 700 मीटर है। अपवाह तंत्र यानी इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं वो गंगा सोन अपवाह तंत्र में शामिल हैं। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, गंगा सोन अपवाह तंत्र बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ है, तो यहाँ की नदियां बह के अगर उधर की नदियों में मिल रही है, इनका मतलब जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, पूर्व उत्तर की तरफ है, पूर्व और उत्तर की तरफ इसकी जो ढाल है। प्रमुख खनिज जो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में वो है कोयला और बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो प्रमुख कोयला क्षेत्र जो ACCL, जिसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है और उसका जो दूसरा मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में है, तो ACCL के जो भी खदान हैं इधर कोरिया में, सोनहट क्षेत्र में, या फिर जो है पटना में, चिरमिरी में, ये सारे के सारे जो हैं इसी क्षेत्र में स्थित हैं। मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से, चूँकि ये धान के लिए उपयुक्त होती है इसलिए प्रमुख फसल भी जो है वो धान है। चोटी, इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो है वो देवगढ़ की चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ये सारी ऊंचाई समुद्र तल से ली जाती है, ध्यान रखिएगा। औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में। और जो पहाड़ी प्रदेश है इस क्षेत्र में उसको 2 पहाड़ी प्रदेशों में या 3 पहाड़ी प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है वो है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी ये जो है कोरिया और सूरजपुर
झीलों के बीच में जो है, यानी कुछ एरिया जो है कोरिया का है और कुछ जो है सूरजपुर का है। तो देवगढ़ की पहाड़ी से ही हसदेव नदी निकलती है। और दूसरी है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सूरजपुर क्षेत्र में है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा गुफाएं हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की जो गुफा है, वो यहीं पाई जाती हैं, रामगढ़ की पहाड़ी में। तो सीता बेंगरा जो गुफा है, वहाँ पे हमको मौर्यकालीन नाट्यशाला बरामद हुई है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए रामगढ़ की पहाड़ी का भी ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वहीं पाई जाती हैं। और ये जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है आपका सरगुजा बेसिन में। उसके बाद छुरी मतिरंगा पहाड़ियाँ, छुरी मतिरंगा पहाड़ी। तो जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है। तो ये 3 पहाड़ी प्रदेश यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। देवगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी भी जो है इस क्षेत्र की 1033 मीटर समुद्र तल से वो इसी एरिया में है। फिर रामगढ़ की पहाड़ी, जहाँ पे सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा जैसी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। और छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, जहाँ से जो है रिहंद नदी का उद्गम होता है। अगला है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसमें 3 जिले शामिल हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है, जसपुर, सामरी पाट जो कि बलरामपुर में है, यानी कि बलरामपुर का जो पाटी क्षेत्र है, और उसके बाद सरगुजा का जो पाट क्षेत्र है वो, ये 3 जिले इसमें शामिल हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, 4.5 के आसपास 4.59% जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का वो कवर करता है ये। भूगर्भिक बनावट जो है ये दक्कन ट्रैप से निर्मित है, दक्कन ट्रैप से निर्मित है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे भूगर्भिक बनावट के बारे में। सामान्य तौर पर प्रश्न पूछता है। ऊंचाई जो है 700 मीटर से लेकर के 1250 मीटर तक जो है इस क्षेत्र की ऊंचाई है। अपवाह तंत्र, तो इस क्षेत्र की नदियां जो हैं 2 अपवाह तंत्र में शामिल है। एक तो सोन नदी के अपवाह तंत्र में भी शामिल है, और जो ज़्यादातर नदियां हैं, अधिकतर नदियां वो जो है महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है। प्रमुख खनिज जो है इस क्षेत्र का वो है बॉक्साइड, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। मिट्टी जो है वो भाटा मिट्टी, या जिसे हम कहते हैं लेटेराइट, इस क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है। चोटी जो है इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है, या छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी यहीं इसी प्राकृतिक क्षेत्र में, इसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित है, जो कि है गौरलाटा। सामरी पाट में स्थित है ये गौरलाटा, सामरी पाट, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। 1225 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा इसी पाट प्रदेश में जो है उपस्थित है, सामरी पाट में, जो कि बलरामपुर जिले में है। औसत वार्षिक वर्षा जो होती है इस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, 175 सेंटीमीटर ये औसत वार्षिक वर्षा है, जो छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रदेश से सर्वाधिक है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, हम सर्वाधिक की बात नहीं कर रहे हैं, यानी साल भर में जितनी भी वर्षा होती है उसका औसत लगभग 175 सेंटीमीटर के आसपास। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम औसत की बात करें तो 135 से 150 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये प्रदेशों में
प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे अधिक है। पाट प्रदेश, अभी जैसा नाम से पता चल रहा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो यहाँ के ज़्यादातर जो भू क्षेत्र है वो पाट प्रदेश का है। अब जिलेवार हम देख लेते हैं पाट प्रदेश, जैसे सरगुजा जिला, तो सरगुजा के जो पाट हैं वो हैं, एक तो जमीर पाट है, दूसरा जारंग पाट है, और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण मैन पाट। मैन पाट की जो ऊंचाई है 1152 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, यानी काफ़ी इसी ऊंचाई के कारण ये क्षेत्र जो है काफ़ी ठंडा होता है, और इसे जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पाट को 1962 के इंडो चाइना वार में जो तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे, तिब्बती शरणार्थी जो भारत आए थे उन्हें यहीं पे बसाया गया है मैन पाट में। 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, तो तिब्बत से जो शरणार्थी भागकर भारत आए थे उन्हें मैन पाट में बसाया गया है। तो ये सरगुजा जिले के पाट प्रदेश हो गए। फिर हम देखते हैं उसके बाद बलरामपुर जिला। बलरामपुर में है आपका सामरी पाट। सामरी पाट सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, तो गौरलाटा जो चोटी है वो सामरी पाट में ही स्थित है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद जसपुर, जसपुर में जो है पेंड्रा पाट स्थित है। यहां से जो है ईब नदी का उद्गम हुआ है, ईब नदी का उद्गम। अच्छा, नदी के उद्गम की बात चली तो मैन पाट से जो है मांड नदी का उद्गम हुआ है। ये तो हो गई जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात। अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन और उसके बाद बस्तर के पठार के बारे में देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।